आज उसके आगे से जो है हम लोग अपनी चर्चा शुरू करेंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस बीच में किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई बात कहनी हो, तो हम लोग वहां से शुरू कर सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? नहीं। प्रणाम श्वेता। तो आइए आज जो है हम लोग शुरू करते हैं कि ये जो राजनीतिक सिद्धांत है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। अगर राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो ये मैं कई बार क्लासेस वगैरह में कह चुका हूँ। अगर आप पहले भी मेरी क्लासेस वगैरह में शामिल रहे होंगे तो वहाँ पर ये बात मैं अक्सर करके कहा करता हूँ कि जो हमारे तमाम विषय हैं या जितने भी हमारे आज के तारीख में सब्जेक्ट्स हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो या कहीं पर भी, वो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वह भारत में रहा हो, चाहे वह चीन में रहा हो, चाहे वह फिर जो है यूरोप में रहा हो, जितनी प्राचीन सभ्यताओं का हमें ज्ञान है उन सब में वह एक साथ शुरू हुआ। लेकिन चूंकि हमारी शिक्षा पद्धति की एक विशिष्टता ये रही कि हम लोगों ने जो है अंग्रेजों के पढ़ाए हुए ज्ञान को ही जो है अपनाने की कोशिश की, या मैकाले सिस्टम का प्रभाव आज भी हमारी शिक्षा पद्धति पर जो है यथावत बना हुआ है। इसलिए तमाम सिद्धांतों की, तमाम विषयों की उत्पत्ति की जब हम खोज में निकलते हैं तो जाने अनजाने हमारी जो है गाड़ी वह मुड़ करके यूरोप की तरफ चली जाती है। और अगर ईमानदारी से कहा जाए तो इस संदर्भ में अगर राजनीतिक सिद्धांतों को भी कहा जाए तो हमको अपनी गाड़ी जो है लेकर के जानी पड़ेगी यूनान तक, यूरोप का जो प्राचीन सभ्यता रहा है। लेकिन वहां पर जाते समय भी हमको इस बात का जो है पूरी तरह से ध्यान रखना होगा कि वहां पर जो राजनीतिक सिद्धांत हमको डेवलप होता हुआ दिखाई देता है, राजनीतिक सिद्धांत की जो उत्पत्ति का केंद्र है, वह उसी समय भारत में भी विकसित हो रहा था। और मैं इस बात को आगे चल करके आपको तुलनात्मक अध्ययन के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तब तक यहीं पर बने रहते हैं। जो यूपीएससी के लिहाज से हमको चलना है वहां पर जो है हम इसी बात को मानेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति का केंद्र, यह जो लाइन है, यह लाइन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक उत्पत्ति के का केंद्र बिंदु अगर हम देखें तो वह यूनानी राजनीतिक चिंतन को माना जाता है। और खास तौर से जब हम इसके ऐतिहासिक पहलू पर गौर करते हैं तो भी हमें वहीं पर जाना पड़ेगा। यूनानी दार्शनिकों और चिंतकों ने, यानी कि जो वहां के दार्शनिक और चिंतक रहे होंगे, उन्होंने आदर्श राज्य की संकल्पना पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित किया। तो शुरुआती दौर में जब राजनीतिक सिद्धांत लोगों ने दिए, खासतौर से इसमें सबसे अहम नाम अगर मैं किसी का लूं तो मैं आपको यहां पर प्लेटो का नाम लूंगा कि प्लेटो ने, और माना जाता है कि प्लेटो के साथ ही जो है राजनीतिक सिद्धांत जो है जन्म लेते हैं। जब एक बार जो है एक कल्पना जो की जाती है आदर्श राज्य की, वह जो है प्लेटो आपको करते हुए दिखाई देते हैं। तो प्लेटो के साथ आप कह सकते हैं कि यह जो है आपको दिखाई देता है। और प्लेटो ने राज्य को बताया कि राज्य कैसा होना चाहिए। देखिए, दो चीज होती है। मैं पिछली क्लास में भी मैंने आपको कहा, चूंकि अभी क्लास हम लोग बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, तो यह बात हमको समझनी पड़ेगी कि ये सिद्धांत कैसे जन्म लेते हैं। कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी विषय हो, उसको अध्ययन करते समय हमें उसके दो चरणों की तरफ जाना चाहिए। एक जो यह बताता है कि क्या है, और दूसरा जो यह बताता है कि क्या होना चाहिए।
इसको अगर कहें, हाँ मैं नोट्स भी बनवाऊंगा श्वेता, नोट्स भी बनवाऊंगा। ये जो नोट्स मुझे यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कि जो स्लाइड्स पे रखा हूँ वो एज इट इज मैं जोड़ दे दूंगा, और कुछ नोट्स जो है वो मैं बोल करके लिखवाऊंगा जैसा कि मैं लिखवाता हूँ। ये सारी चीजें आपके समझने के लिए हैं, इसको मत उतारना, बाकी अभी मैं बताता हूँ। तो जब कहते हैं कि इज, और दूसरी तरफ होना चाहिए ऑट बी, ये दो तरह से किसी चीज को समझा जाना चाहिए। इज ये बताता है कि कोई चीज तथ्यात्मक रूप से फैक्चुअल कैसी है, और ऑट भी बताता है कि उसे आदर्श रूप में कैसी होनी चाहिए। आदर्श रूप से, इसे आप मूल्य परक भी कर सकते हैं या मूल्यात्मक भी कर सकते हैं, या एग्जैक्टली मुनेंद्र, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो जो शुरुआती दौर में, ये यहीं से अगर आप कहिए तो दर्शन शास्त्र शुरू भी हो जाता है। हालांकि दर्शन शास्त्र इसका भी जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन जो प्राचीन दर्शन रहा है या प्राचीन जितने भी विषय रहे हैं वो शुरुआत ही करते हैं ऑट बीस के साथ। तो प्लेटो ने भी इस चीज पर ज्यादा जोर दिया था कि राज्य का, आदर्श राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। और अगर आप देखिए तो इस लाइन में भी जब कहने की कोशिश की जा रही है कि यूनानी दार्शनिकों व चिंतकों ने आदर्श राज्य की संकल्पना पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित किया। अगर मध्य युग में आ जाएं हम, तो मध्य युग में सेंट एक्विनास, सेंट एक्विनास का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। सेंट एक्विनास क्यों महत्वपूर्ण है, अगर इसके पीछे मैं आप लोग को थोड़ा सा लेकर के चलने की कोशिश करूं, तो सेंट एक्विनास एक्चुअली में मध्यकालीन एक दार्शनिक रहे हैं। और ये दार्शनिक होने के साथ साथ, ये एक्विनास का जो आप नाम पढ़ रहे हैं, ये एक्विनास दार्शनिक थे, और दार्शनिक होने के साथ साथ यह एक चर्च के जो है पादरी भी थे। तो ये अब समझिए कि एक पादरी अगर दार्शनिक बन जाए, या एक मंदिर का पुजारी अगर वह दर्शन शास्त्र को प्रतिपादित करने लगे, तो वह क्या करेगा, वह हर एक चीज में ईश्वर को लाने की कोशिश करेगा। तो एक्विनास और ऑगस्टस, ये मध्य युग के यूनानी दर्शन को आगे बढ़ाने वाले दो प्रमुख विचारक रहे हैं। और मध्य युग का नाम आपको इसलिए और ज्यादा जो है गंभीरता से, ज्यादा जो है ईमानदारी से लेना चाहिए, क्योंकि जब मध्य युग के दौर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मध्य युग में क्या हुआ, मध्य युग में राज्य और धर्म परस्पर गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे में मिल गए। और जब राज्य और धर्म आपस में मिलता है और उसको लेकर के कोई सिद्धांत आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, या धर्म लेकर के, या राजनीतिक विचारक उसको लेकर के कोई आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर राजा पर ईश्वर का और ईश्वर पर राजा का आरोप लगेगा, या उसकी उपमाएं दी जाएंगी। जैसे हमारे यहां भी राजाओं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा गया, हम उसे कभी ईश्वर का प्रतिनिधि कहते हैं, तो कभी कभी हम राजा को खुद ईश्वर भी कह सकते हैं। जैसे कि ईश्वर को परमेश्वर कहा गया, तो राजाओं को भी कई सारे राजाओं ने परम भट्टारक, परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसी तरह से नरेश की उपाधि भी मिलती है हम लोगों को बड़े पैमाने पर। इस्लाम में चूंकि इस बात की इजाजत नहीं है कि अल्लाह की जो है कोई फोटोकॉपी आवे या उसका अवतार हो, तो वहां पर ईश्वर की छाया या अल्लाह की छाया शब्द का प्रयोग वहां पर भी किया गया है, जो इस्लामिक फिलॉसफी से उतर करके आएगी। लेकिन क्रिश्चियनिटी में हिंदुइज्म की तरह यह संभव था, इसलिए सेंट एक्विनास जैसे विचारक, जो कि पादरी भी हैं, फिर से जो उनके चर्च में चल के बैठते हैं, तो वो आपको जो है ईमानदारी से कहते हुए मिलेंगे
कि सेंट एक्विनास जैसे विचारकों ने राजाओं को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना और इसकी पुष्टि हीगल के विश्वात्मा के विचार में होती है। लेकिन मैं यहीं पर थोड़ा सा जो है टोकने की कोशिश करूंगा। ये बड़े अभी आप शुरुआती दौर में हैं, जहां पर कि आपको ये लगता है कि हीगल का विश्वात्मा और एक्विनास का राजा का जमीन पर लेकर के आना, यह दोनों एक ही जैसी चीज है, लेकिन ये वस्तुतः ऐसा नहीं है। हीगल का विश्वात्मा और एक्विनास का राजा या राजा का ईश्वर होना, यह दो अलग अलग हैं। लेकिन कहीं न कहीं, अच्छा, हीगल के बारे में भी याद रखिएगा कि हीगल जो है उस क्रांति मोड़ पर खड़े हैं जहां पर कि मध्य युग छोड़ करके विचारधाराएं या दर्शन वह मध्य युग को छोड़ करके वह आधुनिक युग में आती हैं। और जब आधुनिक युग में आती हैं तो आधुनिक युग की खासियत यह है, मैं परिचय कराता चलूं, कि आधुनिक युग में आस्था से ज्यादा तर्क पर काम चलता है। और हीगल ही वह है, हीगल का जो दर्शन है वह द्वंद्वात्मक दर्शन के नाम से मशहूर है। हीगल का जो दर्शन है, इनका जो दर्शन है वह द्वंद्वात्मक दर्शन के नाम से मशहूर है। द्वंद्वात्मक दर्शन का मतलब क्या है कि दो, पहले किसी भी चीज का आता है यस, फिर उस चीज का आता है नो, और फिर यस और नो को मिलकर के एक नया दर्शन जन्म ले लेता है। तो पहले पक्ष होता है, फिर प्रतिपक्ष होता है या विपक्ष होता है, और पक्ष और प्रतिपक्ष लगातार आपस में टकराते टकराते एक बार दोनों समन्वय कर जाते हैं। और जहां पर ये दोनों समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं, वहीं से फिर कोई नया विचारधारा आपस में जन्म लेने लगती है। ये हीगल, इसका मतलब मैं इस बात को क्यों ला रहा हूं, क्योंकि आप समझिएगा कि एक्विनास मध्य युग के हैं, तो उनके दर्शन में, उनके विचार में, एक्विनास में धार्मिक आस्था बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? धार्मिक आस्था बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसके उलट अगर हीगल को कहें तो हीगल के समय में तर्क बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। हीगल तर्क प्रधान हो जाते हैं। तो भले ही आपको देखने में या सामान्य तौर से पढ़ने पर यह लगने लगे कि एक्विनास जैसे विचारक जो है राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानते हैं, वहीं पर हीगल का जो है विश्वात्मा, वह हीगल वाला फिर से एक बार बता दें। हीगल में जैसे एक बात होती है ना कि कोई भी चीज अगर होती है तो उसका जो है अच्छा, कुछ लोग उसको स्वीकार करने वाले होते हैं तो कुछ लोग उसको नकार देने वाले होते हैं। अगर सब कोई स्वीकार कर ले या सब कोई नकार दे तो वह विचारधारा वहीं पर समाप्त हो जाएगी और कोई नई विचारधारा जन्म नहीं ले पाएगी। हीगल कहते हैं कि लगातार पक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे के साथ रस्साकस्सी करते हुए चलते हैं और एक बिंदु पर आकर के वह दोनों ही आपस में जुड़ करके एक नई विचारधारा को प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक बात है श्वेता? पहले किसी भी चीज का समर्थन होता है, फिर उसका जो है विरोध होता है, फिर समर्थक और विरोध आपस में मिलकर के किसी एक बिंदु पर आकर के नई विचारधारा का रूप ले लेती हैं। इज दैट क्लियर श्वेता? औद्योगिक क्रांति के बाद, अब हीगल के बाद देखिए एक पूरा क्रम देखिएगा। औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड व अमेरिका में संविधान और संवैधानिक कानूनों के विकास पर जोर दिया जाने लगा।
अब राज्य जो है वह किसी की मर्जी पर नहीं है। एक्विनास के समय तक क्या है, एक्विनास के समय में आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि यहां पर राजा की इच्छा ही सर्वोपरि है और राजा की इच्छा ही कानून है। यानी कि मेरा वचन ही है शासन वाली स्टाइल अपनाई जाती है। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति होने लगी तो औद्योगिक क्रांति के साथ साथ इंग्लैंड और अमेरिका, आप फ्रांस का भी नाम लीजिए, यहां पर फ्रांस भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका में संवैधानिक व्यवस्थाओं पर जो है ज्यादा जोर दिया जाने लगा। और जब संवैधानिक व्यवस्था ज्यादा जोर मारने लगेंगी तो इसका मतलब कि यह वह दौर रहा होगा कि जबकि संविधानवाद उभरा होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि संविधानवाद क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये आगे चल करके चर्चा होने वाली है। तो संविधानवाद शासन का वह स्वरूप है। ये जब मैं आप लोगों को राज व्यवस्थाएं पढ़ाऊंगा, शासन व्यवस्थाएं पढ़ाऊंगा, मैं इसकी चर्चा वहां पर तब करूंगा, इसको डिटेल में आपको लिखवाऊंगा। लेकिन अभी अगर आप केवल इतना समझ लीजिए कि संविधानवाद क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो इसका मतलब यह होता है कि जब किसी देश की शासन व्यवस्था में संविधान सर्वोपरि हो जाए, इसे आप विधि का शासन वाली व्यवस्था भी बोल सकते हैं। इसे आप कौन सी व्यवस्था बोल सकते हैं? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो विधि के शासन में कानून या संविधान ही सर्वोपरि हो जाता है और राजा को भी अब संविधान या कानून के दायरे में रह करके काम करना पड़ता है। इस तरह से जो राजा की छवि बनी हुई थी कि राजा जो है ईश्वर का अवतार है, उस छवि पर बड़ा गहरा अब यह धक्का लगता है और अब राजा जो है वह ईश्वर का अवतार न रह करके अब उसे झूठ मूठ का ही सही, लेकिन अब उसे जनसेवक की जो है भूमिका लेनी पड़ती है। और जब संविधान और संविधानवाद जोर पकड़ता है तो राज्य, कानून, प्रभुसत्ता, अधिकार और न्याय की संकल्पनाओं के साथ साथ सरकारों की कार्य विधियों को भी परखने की चेष्टा की जाने लगी। अब तक राजा से सवाल नहीं होना था, सरकार से सवाल नहीं होना था, केवल हाथ जोड़ करके उनके दरवाजे के बाहर खड़ा होना था कि जो प्रभु आप कहिए सो सही। और यह प्रक्रिया अब खत्म होने लगी थी कि राजा जो है सर्वोपरि है, बल्कि राजा, कानून, प्रभुसत्ता, अधिकार, न्याय, इन सब के साथ अब सवाल होने लगे। इनके कार्यविधियों को परखने की चेष्टा की जाने लगी और देखा जाने लगा कि इनको करने में क्या सही है और क्या गलत है। क्या पुलिस की व्यवस्था बनाए रखना, दंड की व्यवस्था बनाए रखना, क्या यह बहुत सही है? अभी इस व्यवस्था को आप ऐसे भी समझिए कि आज ही के अखबार के पन्नों में यह बात थी कि स्विट्जरलैंड में एक ऐसी मशीन बनाई गई है कि जिसमें आप पट से घुसिए और चट से मर जाइए, यानी कि आपका मरना वो आसान बना देगी। पहले के जमाने में हो सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा हो या किसी अन्य बदमाश शासक का समय रहा हो और वो आपसे कह दे कि आपको जो है दंड देने के लिए हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दे या कुछ भी कर दे, स्विट्जरलैंड की सरकार इसको स्वीकृति दे देती है इस मशीन को कि अगर आप बहुत पीड़ा में हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं तो मशीन में घुस जाइए, मशीन 1 मिनट के अंदर आपको मार देगी, आपको दर्द तकलीफ कुछ नहीं होगा, आराम से मर जाएंगे आप।
लेकिन अब इसकी आलोचना होनी शुरू होती है, लोग इस पर प्रश्न उठाते हैं। कानून भी, कौन सा कानून सही है, कौन सा गलत है, राज्य को कितना पुलिस पावर इस्तेमाल करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, इन सब की जो संकल्पनाएं हैं, उन संकल्पनाओं को चेक किया जाने लगा, सरकारों की कार्यविधियों को परखा जाने लगा। और कहीं ना कहीं यह तब संभव है जबकि राज्य जनता पर आश्रित हो जाए। जब तक जनता राज्य पर आश्रित है, प्रजा राज्य पर आश्रित है, ना वह किसी संकल्पना को चेक कर सकती है, ना सरकार को परखने का काम कर सकती है। आप दो तरह से शासन व्यवस्था को समझिए। एक शासन व्यवस्था ऐसे है जिसमें जनता राज्य पर आश्रित है, यह पुराने जमाने की व्यवस्था है। और जब पुराने जमाने की व्यवस्था पर आप बात करते हैं तो यहां पर जनता सवाल नहीं कर सकती, नो सवाल, देयर शुड बी नो क्वेश्चन। लेकिन जब राज्य जनता पर आश्रित हो जाए, आज की व्यवस्था में जब राज्य जनता पर आश्रित हो जाए, तो अब क्या है, राजा को या शासक को या सरकार को हाथ पैर बांध करके बैठना होगा कि साहब का मूड न जाने क्या है, और वो जनता की तरफ देखेंगे। वह झूठ मूठ का ही सही, लेकिन अपनी हर बात को जो है आपके लिए उपयोगी और आपके लिए बेहतर बताने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल याद कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह कहीं जरूरी नहीं था कि मोहम्मद बिन तुगलक आपको बताए कि यह काम क्यों कर रहे हैं। और आज के भी समय में अगर ईमानदारी से कहा जाए तो सरकार को यह बताने की कोशिश करनी होगी, उसे ये बार बार आपको समझाना पड़ेगा कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह आपके लिए भले के लिए कर रहा है। यानी कि हम उसके हर बात को परखने की कोशिश करते हैं। तो जब ये लाइन देखिए, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं, बिटवीन द लाइंस, जब ये कह रहे हैं कि अब राज्य कानून, प्रभुसत्ता, अधिकार और न्याय की संकल्पनाओं के साथ साथ सरकारों की कार्यविधियों को भी परखने की चेष्टा की जाने लगी। Sir, your voice and video paused due to बाकी मुझे लग रहा है कि मुनेंद्र आपको सही लग रहा है ना, आपको तो दिक्कत नहीं लग रही है। अगर कहीं दिक्कत लगे तो आप मुझे बताइएगा, है ना। हाँ, ये ऑल गुड, ऑल गुड। तो अब बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करते हैं, और जब ये कला डेवलप करिएगा तो आपको कुछ भी पढ़ने का आनंद मिलेगा। जब ये कहते हैं कि सरकारों की ये तमाम चीज जो लाइंस आप लिखिए, राज्य कानून, प्रभुसत्ता, अधिकार और न्याय की संकल्पनाओं के साथ साथ सरकारों की कार्यविधियों को भी परखने की चेष्टा की जाने लगी, तो यह ईमानदारी से स्वीकार करिएगा कि यहां पर हर एक बिंदु में यह भी लिखा हुआ है कि अब जनता राजा की मोहताज नहीं रही, राज्य की मोहताज नहीं रही, बल्कि राज्य अब कहीं न कहीं जनता पर आश्रित होने लगा। यानी कि अब जन केंद्रित राज्य होने लगे। पहले राजा केंद्रित या
सिंहासन केंद्रित राज्य होते थे। ये जो पिछली लाइन में हम लोगों ने बात किया, इसमें पहले वाले को आप कह लीजिए कि ये वाला जो सिस्टम है, इसमें हम सिंहासन केंद्रित राज्य था। सिंहासन, बात समझ में आ रही है ना? सिंहासन केंद्रित राज्य था। और यहां पर क्या हो गया? यहां पर सिंहासन केंद्रित छोड़ करके यह जन केंद्रित राज्य बन गया। जनता जो है सेंटर में आ गई। अब उसके लिए सब कुछ होने लगा। तो यहां की लाइन कहने का मतलब यही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब ये परखने की चेष्टा की जाने लगी, मतलब कि जनता को ज्यादा पावर दी गई। और यह प्रक्रिया 19वीं सदी के अंत तक प्रचलित रही। 20वीं सदी के आरंभ में राजनीतिक सिद्धांत को एक विशिष्ट क्षेत्र माने जाने लगा। और 20वीं सदी के अंत तक आते आते राजनीतिक सिद्धांत को अब एक विषय के रूप में लिया गया। अच्छा, क्यों लिया गया इसके पीछे भी समझिएगा। जब तक राजा केंद्रित राज्य था, आप क्रम व्यवस्था को समझिएगा, तब तक राज्य बड़ा आसान था। राजा को हरा दो, राज्य खत्म, ये राज्य जीत लिया, ये हमारा, ये बड़ा आसान काम था। लेकिन अब कैसा राज्य होने लगा? अगर आज की तारीख में बोले, अब राज्य के विषय बहुत जटिल होने लगे और हर एक बात के लिए एक निश्चित पैमाना चाहिए था। तो जहां पहले प्लेटो के जमाने में चाहिए का सिद्धांत था, मूल्यात्मक सिद्धांत था, अब हमें सब कुछ स्पष्ट रूप से जानना है, क्योंकि जानेंगे तभी तो मूल्यांकन करेंगे। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत 20वीं सदी के आरंभ तक आते आते राज्यों के बहुत अधिक जटिल हो जाने के कारण उनका हर एक शब्दावली का, चाहे राज्य हो, चाहे कानून हो, प्रभुसत्ता हो, अधिकार हो, न्याय हो, पुलिस हो, नागरिक हो, हर एक चीज को परिभाषित किए जाने की आवश्यकता पड़ने लगी। और इस प्रकार 20वीं सदी के आरंभ तक आते आते राजनीतिक सिद्धांत एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में उभर करके सामने आया। यहां तक की बात क्लियर है? ऑर्डर, उन्नीस 1903 में, अब ये तारीख ही याद रखिएगा, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण विषय स्वीकार किया और इसके अध्ययन व विकास के प्रयास तेज किए। तो अगर सिर्फ राजनीतिक सिद्धांत को कहा जाए तो 1903 यानी कि 20वीं सदी का प्रारंभ, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, नाम याद रखिएगा। अब राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के विषय, राजनीतिक संस्थाएं, राज्य के लक्ष्य, न्याय, सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता आदि के साथ साथ विशिष्ट वर्ग, शक्ति, प्रभाव, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति आदि को भी राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में ला दिया गया। अब राजनीतिक संस्थाओं के गुण दोषों की चर्चा के साथ साथ, अब यहां पर जो है ईमानदारी से याद रखिएगा कि राजनीतिक संस्थाओं के गुण दोषों की चर्चा के साथ साथ इनके अच्छाई या बुराई के निष्कर्ष निकाले जाने लगे। तो ना सिर्फ इन सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया, इनका एक दायरा तय किया गया, बल्कि अब इनके गुण दोषों पर भी जो है विशेष तौर से चर्चाएं होनी प्रारंभ हो गई। अब यहीं पर चार्ल्स मेरियम, जी कैटलिन जैसे विचारकों के प्रयासों ने अब राजनीतिक सिद्धांत को यथार्थवादी प्रवृत्ति से परिपूर्ण किया। लॉसवेल तथा ईस्टर्न ने व्यवहारवाद को जन्म देकर राजनीतिक सिद्धांत को आधुनिक युग में प्रवेश करा दिया। ये व्यवहारवाद क्या होता है? ये बहुत, मैं इसको सीधा सा शब्द दूं
तो जो व्यवहारिक रूप से जो चीजें सफल हो सके, दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो हम आदर्शवादी बात करें और दूसरी हम व्यवहारिक बातें करें। तो व्यवहारवाद का जो है मोटे तौर पर मतलब है, आगे इन सब की और डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अभी, लेकिन मोटे तौर पर समझिएगा कि चार्ल्स मेरियम, जी कैटली जैसे विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत को यथार्थवादी प्रवृत्ति से परिपूर्ण किया, यानी कि जो आज के हालात हैं, पहले क्या था कि क्या होना चाहिए इस पर जोर दिया गया, अब क्या है इस पर चर्चा किया गया। मैं एक बात आपको और कहूं कि आप सिर्फ राजनीतिक सिद्धांत को नहीं, किसी भी विषय को लेकर के चलिए, मैं ज्यादा गहरी दृष्टिकोण के लिए लेकर के चलता हूं। चाहे आप साहित्य को ले लीजिए, या आप दर्शन को ले लीजिए, या आप राजनीतिक सिद्धांतों को ले लीजिए, इन तीनों की खासियत ये है कि ये प्रारंभ में ये सब मूल्य परक होंगी। ये कैसी होंगी? मूल्य परक होंगी, यानी कि क्या होना चाहिए इस बात पर चर्चा करेंगी, यह बड़े आदर्शों के बारे में बात करेंगी। लेकिन जैसे जैसे आप औद्योगिक क्रांति का समय देखेंगे, तो औद्योगिक क्रांति यानी कि लोहे का जब काल शुरू होता है, तो ये सारी बातें मूल्य परक न होकर के यह बातें ज्यादा यथार्थवादी हो जाती हैं। और यथार्थवादी कहने का मतलब क्या हुआ? यथार्थवादी कहने का मतलब यह हुआ कि यह दो बातें होती हैं, एक वस्तुतः कैसा है और दूसरा सफल परिणाम कैसे मिले, इस पर फोकस कर जाती हैं। और ये दर्शन शास्त्र के साथ भी होता है। ये ऐसा दौर होता है, जब पहले का दौर आप पढ़ेंगे तो अक्सर करके आप पाएंगे कि यहां पर पढ़ते समय आपको आनंद ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो जो आपकी एक यूटोपिया है, एक जो आदर्शवादी परिकल्पना है, वह उसको संतुष्ट करते हुए दिखाई देती है। लेकिन जब आप लोहे के काल में रहेंगे, जैसे पहले की कविताएं भी आप देखिए, आदिकाल की देखिए कविताएं वीर रस से भरी हुई थी, एकदम भुजाएं फड़क उठती थी पढ़ करके। 20-20 ग्राम के जो है श्याम नारायण पांडे जैसे 20-20 ग्राम के कवि होते थे कि अगर उनकी कविताएं पढ़ लीजिए तो आपकी भुजाओं में आपका जो रक्त संचार बढ़ जाता था। दर्शन में भी आपको उपनिषदों की, बौद्धों की जो है बात होती थी, बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन की बात होती थी, पढ़ करके सोच में पड़ जाता था कि अच्छा ऐसा होना चाहिए। फिर बाद में धीरे धीरे इसमें कमी आती है और भक्ति काल आ जाता है। भक्ति काल में भी सुंदरता का वर्णन होता है। फिर भक्ति काल से भी अगर आप आगे आइए तो रीति काल में एकदम प्रेम में लबालब डूबी हुई कविताएं लिखी जाती थी प्रकृति के जो सानिध्य में। लेकिन जैसे ही आप औद्योगिक क्रांति का समय भाग पाता है, उपनिवेशों का काल आता है, अब कवि ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहता। अब कवि किसी की जुल्फों में नहीं खोना चाहता। अब कवि भुजाएं नहीं फड़काना चाहता। वह टूटे हुए मकानों पर लिखेगा, वह पॉटी करते हुए बच्चे के ऊपर कविता लिखेगा, वह छोटी सी छोटी चीजों पर जो है जानने की कोशिश करेगा, जो वस्तुतः हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, उन पर कविता लिखता हुआ दिखाई देगा। दर्शन शास्त्र भी जहां पहले वह तत्व मीमांसा की चर्चा करता था, अब दर्शन शास्त्र भी उतर करके भाषा की छानबीन करने बैठ जाता है। दर्शन शास्त्र भी शुष्क और नीरस हो जाता है, जरूरत से ज्यादा बुद्धि खपाने लगता है। राजनीतिक सिद्धांत भी इसी तरह से अब वो ज्यादा यथार्थवादी हो जाता है। उसे आदर्श राज्य के बारे में बात नहीं करना है, उसे कहना है कि अगर तानाशाही है तो तानाशाही कैसी है, फांसीवादी कैसी है, नारीवादी कैसी है,
वह इस पर अपने आप को समेटता है। यानी कि बदलते वक्त के साथ अपने आप को बदलने की जो है जद्दोजहद जो है यह भी बड़ी तेजी से करता है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? इसी बात को ध्यान में रख करके आप यहां पर आइएगा। क्लियर है? अगर आप में से किसी को दिक्कत भी हो तो आप वॉइस कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी बात बोल सकते हैं, मैं आपको सुनना पसंद करूंगा। हाँ ना में कुछ भी बता दीजिएगा ताकि सुन करके अच्छा लगे। क्लियर है? तो आइए इसी लाइन के साथ, अब ये लाइन पढ़ने में आपको ज्यादा सही लगेगी कि अब आपको ये समझ में आएगा कि चार्ल्स मरियम जी कैटलिन जैसे विचारकों ने क्या करने की कोशिश की है। ये बात समझ में आ रही है? इन विचारकों के प्रयासों ने अब क्या किया? लॉसवेल तथा ईस्टन ने व्यवहारवाद को जन्म देकर के राजनीतिक सिद्धांत को आधुनिक युग में प्रवेश करा दिया। अब आधुनिकता से मतलब क्या है आप समझ जाएंगे। व्यवहारवाद के आगमन ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की परिधि में प्रवेश करा कि जो है नया खेल शुरू किया। अब ईस्टन ने राजनीति विज्ञान में नए राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण पर जोर देना शुरू किया कि आगे का सफर कैसा होना चाहिए। 1969 में ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति का सूत्रपात किया। देखिए, जब 20वीं शताब्दी का अंतिम काल हमको दिखाई देता है तो 20वीं शताब्दी का अंतिम काल यह समीचीन दर्शन के नाम से जाना जाता है। 20वीं शताब्दी का, ये सारे शब्द पकड़ लीजिएगा, अंतिम भाग से हम समीचीन दर्शन के बारे में बात करते हैं। और समीचीन दर्शन क्या करता है? वह यहां पर दर्शन क्या होता है और सूक्ष्म होने लगता है। यानी कि बाल की खाल निकालते हुए लोग आपको दिखेंगे इस काल में। यह और गहराई तक जाने की कोशिश करने लगता है, यह और जो है छोटा बनने की कोशिश करता है। ठीक है ना? तो ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति का सूत्रपात किया। यानी कि अब तक जो व्यवहारवाद था अब उसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक सिद्धांत निरंतर नई नई राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहा था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध तक क्या था कि पूरी दुनिया दो भागों में मोटे तौर पर बटी हुई थी। या तो आप उपनिवेश थे या फिर आप उपनिवेशों के मालिक थे। लेकिन अब नए राज्य पटापट 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 बन रहे थे, और ना सिर्फ ये बन रहे थे बल्कि पानी पर बुलबुले की तरह ये बन और बिगड़ दोनों रहे थे। बहुत आसानी से बन भी रहे थे और बहुत आसानी से बिगड़ भी रहे थे। तो बनने बिगड़ने के इस क्रम में बहुत सारे नए प्रयोग हुए। अफ्रीका से लेकर के एशिया तक के मध्य में द्वितीय विश्व युद्ध के थोड़ा समय पहले से लेकर के उस दौरान से लेकर के उसके बाद तक बहुत सारे देश बहुत तेजी से बने। अभी जब हम लोग लिखना शुरू करेंगे तब आप इन बातों को और जो है गहराई के साथ आप समझ पाएंगे। तो 1969 में ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति का सूत्रपात करके राजनीतिक सिद्धांत को नया आयाम दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अच्छा ये मैं इस पर बात कर रहा था, तो वो बहुत सारे देश आजाद हुए, लेकिन और उन देशों ने आजादी के साथ नए नए प्रयोग भी किए। जैसे भारत का ही उदाहरण ले लें। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश बना, लेकिन सकारात्मक पंथ निरपेक्ष देश बना। भारत लोकतांत्रिक बना, अर्थव्यवस्था के तौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया।
और लगातार इस तरफ जो है आगे बढ़ता रहा। वहीं पर घाना जैसे देश जब स्वतंत्र हुए तो लोकतंत्र का नाटक करते करते वो खुद कब तानाशाही के शिकार हो गए, उन्हें खुद ही नहीं पता चला। तो इस तरह से अगर भारत जैसे चंद देशों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर देश बने, नए प्रयोग कर किए और वो प्रयोग सफल और असफल होते रहे। आप श्रीलंका का उदाहरण ले लीजिए, आप इंडोनेशिया का उदाहरण ले लीजिए, आप चाइना में जो है सत्ता परिवर्तित हो रही थी, आप वहां का उदाहरण लीजिए। और अगर हर एक जगह को आप उठा करके देखिएगा तो अपनी परिस्थिति और अपने हित में उन्होंने नए नए राजनीतिक अभिनव प्रयोग किए। बहुत सारे राजनीतिक अभिनव प्रयोग फेल हुए, जबकि उनमें से चंद पास भी हुए। इस तरह से राजनीतिक सिद्धांत ऐसा नहीं था कि पहले किताब में आते हैं तब जमीन पर आते हैं, वह पहले जमीन पर रूप लेते हुए दिखाई देते हैं, तब किताबों में उनकी विवेचना करके उनको नया रूप दिया जाता है। तो अगर इस बात को आप समझेंगे तो आप ये समझेंगे कि 1969 में ईस्टर्न एक दार्शनिक हैं, इन्होंने विचारों के क्रम में उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति का सूत्रपात करके कैसे राजनीतिक सिद्धांत को नया आयाम दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक सिद्धांत निरंतर नई नई राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहा था। इसी कारण आज तक किसी ऐसे सर्वमान्य राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण नहीं हुआ है जो विश्व के हर भाग में अपनी उपादेयता सिद्ध कर सके। उपादेयता का मतलब उपयोगिता। अब इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां पर भारत में लोकतंत्र सफल हो गए, भारत में पंथ निरपेक्षता सफल हो गई, वहीं पर चीन में जो है वह समाजवाद साम्यवाद सफल हो गया। अमेरिका में वहीं पर जो है अगर आप ले लीजिए तो आपका कौन सा सफल रहा। अमेरिका के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आपका अमेरिका में पूंजीवाद सफल हो गया। यूरोपियन यूनियन में आज की तारीख में नव उदारवाद की हवा चल पड़ी है, तो वहीं पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में नए नए धार्मिक मूल्य भी जन्म लेने लगे हैं। तो ईमानदारी से कहें तो कोई एक राजनीतिक सिद्धांत सर्वमान्य नहीं हो सकते। हर एक विषय में, किसी भी विषय में, जब यहां तक कि विज्ञान में भी जब कोई सिद्धांत दिया जाता है तो आप जानते हैं कि उन सिद्धांतों के अपने गुण और दोष दोनों होते हैं। हर सिद्धांत के अपने गुण और दोष दोनों होते हैं। और यही वजह रही कि किसी एक राजनीतिक दर्शन को आप सर्वमान्य नहीं मानेंगे। क्या भूगोल में दिया गया कोई भी सिद्धांत सर्वमान्य है? क्या फिजिक्स में दिया गया कोई सिद्धांत सर्वमान्य है? नहीं है। हर सिद्धांत के साथ किंतु और परंतु जरूर जुड़ा होता है। और यही बात राजनीतिक सिद्धांत के साथ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा, वो कहते हैं सर कोई एक बात कह करके बात क्यों नहीं खत्म कर दी जाती है? क्योंकि यह दुनिया एक जैसी नहीं है। ठीक बात है ना? तो आगे आप लोग जो है अब लिखना पसंद करेंगे, मैं कुछ अगर बोलूं तो लिखेंगे आप लोग। कोई प्रश्न किसी के मन में गुदगुदा रहा हूं तो वह प्रश्न भी पूछ सकता है। कोई प्रश्न है किसी के मन में? कोई प्रश्न नहीं है तो आइए शुरुआत करते हैं। अब तक की सारी बात क्लियर रही है। मैं कल से आप लोगों को एक एक उत्तर भी लिखवाता चलूंगा। एक प्रश्न दूंगा पहले टेलीग्राम चैनल के माध्यम से,
फिर उस पर मैं आप लोगों का उत्तर भी लिखवाऊंगा। ठीक है, अब वस्तुतः हम लोग पहले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और आपका जो है पहला चैप्टर होगा राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण। कागज कलम लेकर के तैयार रहिएगा, लिखना खूब है। और मैं लिखवाऊंगा इसलिए कि ये आपको ज्यादा जो है समझने में मदद करेगा। इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत को कैसे अलग अलग जो है चश्मा लगाएंगे तो अलग अलग तरीके से राजनीतिक सिद्धांत देखे जा सकते हैं। अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरीज हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। राजनीतिक सिद्धांत के आप जरा पहली लाइन बनाइएगा, मैं आप लोगों को डिटेल्ड नोट्स तैयार करवाऊंगा। राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत दृष्टिकोणों में दार्शनिक दृष्टिकोण, कौन कौन से दृष्टिकोण हैं? दार्शनिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, वैधानिक दृष्टिकोण, और संस्थागत दृष्टिकोण को प्रमुख रूप से संस्थागत दृष्टिकोण को प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांतों को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इतने तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। दृष्टिकोण को प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है। अब पहला जो है इसमें से हम लोग पढ़ेंगे, पहली हेडिंग बना लेंगे दार्शनिक दृष्टिकोण। पहली हेडिंग पर हम लोग कैसे चलेंगे? दार्शनिक दृष्टिकोण। ठीक है, इसमें लिखिएगा राजनीति के अध्ययन में, लिखते जाइएगा राजनीति के अध्ययन में दार्शनिक दृष्टिकोण सर्वाधिक प्राचीन है। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि कहीं न कहीं मूल्यों से ही जो है विषयों की परंपरा प्रारंभ होती है। तो इसी को लिखिएगा राजनीति के अध्ययन में दार्शनिक दृष्टिकोण सर्वाधिक प्राचीन है। अब दार्शनिक दृष्टिकोण को भी कई नाम दिए जा सकते हैं, जैसे लिखिएगा दार्शनिक दृष्टिकोण को राजनीति के अध्ययन में दार्शनिक दृष्टिकोण सर्वाधिक प्राचीन है। अगला पॉइंट बनाइएगा दार्शनिक दृष्टिकोण को
नैतिक, मानकीय, यानी कि जहां पर मानक या स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, नैतिक, मानकीय और तात्विक, नैतिक, मानकीय और तात्विक दृष्टिकोणों के नाम से भी जाना जाता है। नैतिक, मानकीय और तात्विक दृष्टिकोणों के नाम से भी जाना जाता है। इनके अनुसार जहां पर अटकिएगा वहां पर तुरंत जो है वॉइस कॉल लेकर के बोलिएगा। इनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन इनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन मूलतः एक अच्छे राज्य, मूलतः एक अच्छे राज्य एवं एक समाज का अध्ययन, एक अच्छे राज्य एवं समाज का अध्ययन है। मूलतः एक अच्छे राज्य एवं समाज का अध्ययन है। और राजनीतिक वैज्ञानिक को एक अच्छे समाज और राजनीतिक वैज्ञानिक को एक अच्छे समाज और राज्य का ज्ञान होना चाहिए। एक अच्छे समाज और राज्य का ज्ञान होना चाहिए। क्लियर है? ऑल डन? ये लाइन पढ़ करके देखिए, आप लोगों को बिल्कुल से क्लियर है कि दार्शनिक दृष्टिकोण क्या कहना चाहता है। क्या यह वही बात नहीं है? हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी पुरानी कविता है और इस कविता का शीर्षक उन्होंने दिया है 5 पीढ़ियां। हाँ श्वेता, मैं इसीलिए वो कविता सुना रहा हूं। 5 पीढ़ियां। कभी आप लोग ढूंढिएगा, नेट से तो मिलेगा। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन कुछ कुछ जो है मुझे ऐसा याद आता है कि मेरे परदादा उसको कविता समझते थे जो आश्रमों में पली हो, आश्रमों में पली हो, संस्कृत निष्ठ हो, सभ्य हो, सुशील हो। मेरे दादा उसको कविता समझते थे जो राजमहलों में पली बढ़ी हो, जो प्रेम के गाथाओं में पली पड़ी हो। मेरे पिताजी उसको कविता समझते थे जो प्रकृति के आंगन में बढ़ी हो। वो और लिखते हैं, मैं मोटे मोटे तौर पर याद करने की कोशिश करता हूं। तो इस तरह से वो 4 पीढ़ियों का गिनाते हैं और कहते हैं और कि मेरे बच्चे जो है उसको कविता समझते हैं जो नाले नाबदानों में पड़ी हो, भ्रूणपटी लाशों में सड़ी हो। पर कहते हैं हरिवंश राय बच्चन कि मैं ये कविता आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, लेकिन कहते हैं 5वीं पीढ़ी के लिए चिंतित हो, क्या ही आश्चर्य कि बाबा की फिर से पुनरावृत्ति हो। इस कविता का आशय यही था कि 5 पीढ़ियां किस प्रकार से, पहली पीढ़ी आदर्श और मूल्य पर रही हो, दूसरी पीढ़ी धन और राज्य के वैभव में रही हो, तीसरी पीढ़ी वह
रीतिकाल के छंद में रही हो, चौथी पीढ़ी जो है आधुनिक में हो, और पांचवी पीढ़ी बिल्कुल भद्दी और कुरूप चीजों में रही हो। इसी तरह से अगर दार्शनिक दृष्टिकोण जो सबसे प्राचीन है उसको देखेंगे तो वह बिल्कुल जो है आश्रमों वाली, संस्कारों वाली बात करती है, नैतिक मानकीय मूल्यों और तात्विक जो है आधारों की बात करती है। ठीक बात है ना? तो पढ़ के देखा, कहीं कोई दिक्कत? नहीं? तो आगे लिखिए। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक वैज्ञानिकों का कार्य केवल अपने मतों को व्यक्त करना ही नहीं है। राजनीतिक वैज्ञानिक का कार्य केवल अपने मतों को व्यक्त करना ही नहीं है, बल्कि एक अच्छे समाज के निर्माण को प्रेरित करना है। राजनीतिक वैज्ञानिक का कार्य केवल अपने मतों को व्यक्त करना ही नहीं है, बल्कि एक अच्छे समाज के निर्माण को प्रेरित करना है। परंपरागत विचारकों में अगर कहा जाए तो इनकी परंपरा प्लेटो से लेकर इमैनुअल कांट तक है। अब याद रखिएगा कि प्लेटो जहां की वह प्राचीन दार्शनिक हैं, वहीं पर इमैनुअल कांट आधुनिक दार्शनिक हैं। इमैनुअल कांट का समय 19वीं शताब्दी का है और अब तक आकर के आधुनिक परंपरा जन्म ले चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद इमैनुअल कांट जो है ये बहुत बड़े गणितज्ञ भी रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो भूगोल में भी आपको कांट का सिद्धांत पढ़ने को मिलता है। जो लोग मैथ्स, हायर मैथमेटिक्स पढ़े होंगे उनको भी कांटियन प्लेन करके पढ़ना होता है। और इमैनुअल कांट जो है ये क्रिटिक ऑफ प्योर माइंड के नाम से जो है बड़ी प्रसिद्ध इनकी किताब रही है। और नीति शास्त्र में भी जब जाते हैं तो इमैनुअल कांट ने कहा है कि गीता में जिस तरह से कहा जाता है कि आप अपने कर्तव्य का केवल पालन करिए, उसी तरह से इमैनुअल कांट भी जो है कहते हैं ड्यूटी फॉर ड्यूटीज शेक। तो इमैनुअल कांट तक आते आते वह परंपरा जो है विद्यमान रही है, जहां कहीं पर भी कोई दार्शनिक, समय महत्वपूर्ण नहीं है, जब भी कोई दार्शनिक ये कहेगा कि मैं राजनीतिक सिद्धांत जो है अच्छे समाज के निर्माण के लिए यानी कि मूल्यपरक होने की बात करेगा, तब यह माना जाएगा कि वह दार्शनिक दृष्टिकोण अपना रहा है। तो देखिए प्लेटो से लेकर के कांट तक के जो है नाम में समय नहीं बल्कि दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। यह बात समझ में आ रही है? इन दार्शनिकों ने अगली लाइन बनाइएगा। इन दार्शनिकों ने मेरा इस दृष्टिकोण के
के बाद छूट गया, मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया था, सर सॉरी सर। कोई नहीं, मैं ये जो है जो सेशन है ये मैं उपलब्ध करा दूंगा, है ना श्वेता? तो उतना दूर का सुन करके फिर से लिख लेना। हालांकि अगर लिखना चाहो तो एक बार पहले तुम लिख ही लो कि इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनैतिक वैज्ञानिक का कार्य, इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनैतिक वैज्ञानिक का कार्य केवल अपने मतों को व्यक्त करना ही नहीं है। श्वेता अगर पॉसिबल हो तो जरा ऑडियो ऑन करो, तब वास्तव में तुम्हें मैं मदद कर पाऊंगा। हाँ हाँ सर, प्रणाम सर। हेलो, मुझे लग रहा है कि अभी भी नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको छोड़ देता हूँ। सर प्रणाम है। हम लोगों ने जो है परंपरा जो है तक है, आगे लिखिए, यहाँ से आगे लिखिए, आगे बढ़ते जाइए। इन विचारकों के अनुसार, आगे लिखिएगा, इन विचारकों के अनुसार राजनीति और नैतिकता के मध्य, इन विचारकों के अनुसार राजनीति और नैतिकता के मध्य घनिष्ठ संबंध है। के मध्य घनिष्ठ संबंध है। इन विचारकों ने, अगला पॉइंट, इन विचारकों ने इन विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांतों में, इन विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांतों में है या इज के मुकाबले चाहिए पर बल दिया। ought to be, पर बल दिया। क्लियर है यहां तक की बात? जो पीछे हम लोगों ने इतनी लंबी चौड़ी चर्चा की थी उसके अनुसार मुझे लगता है कि यहां पर बात जो है ज्यादा क्लियर आ गई होगी। हेलो, अब पैरा बदल करके लिखिएगा कि आधुनिक दौर में आधुनिक दौर में राजनीतिक सिद्धांतों के, आधुनिक दौर में राजनीतिक सिद्धांतों के दार्शनिक दृष्टिकोण को राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक दृष्टिकोण को पुनर्जीवित करने का श्रेय पुनर्जीवित करने का श्रेय
लियो स्टॉस को दिया जाता है। लियो स्टॉस को दिया जाता है। लियो स्टॉस के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। लियो स्टॉस आधुनिक दौर के प्रमुख विचारक हैं। तो लियो स्टॉस को दिया जाता है। अगला लाइन बनाइएगा। लियो स्टॉस के अनुसार, लियो स्टॉस के अनुसार लियो स्टॉस के अनुसार मूल्य राजनीतिक सिद्धांत के अभिन्न भाग हैं। यहां पर मूल्य का मतलब मोटे तौर पर आप कह सकते हैं नैतिकता। राजनीतिक सिद्धांत के अभिन्न भाग हैं। मूल्य राजनीतिक सिद्धांत के अभिन्न भाग हैं और इन्हें राजनीतिक सिद्धांत से पृथक नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत से पृथक नहीं किया जा सकता है। अगला लिखिएगा। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? अगर बाद में भी आपको पढ़ने में कहीं दिक्कत आती हो तो जो लोग सेशन में अवेलेबल रहेंगे या बाद में वो लोग अगर जो है वीडियो मांगेंगे तो मैं वीडियो को रिकॉर्डेड सेशन के तौर पर रख रहा हूं, YouTube पर अपलोड भी करूंगा। लेकिन YouTube के अपलोड केवल वही लोग देख सकेंगे जो जिनके पास लिंक होगा। कुछ क्लासेस मैं फ्री में अवेलेबल जरूर कराऊंगा, लेकिन सारी क्लासेस फ्री में अवेलेबल नहीं कराऊंगा। ये मैं मान करके चल रहा हूं कि आज दूसरी क्लास है, चूंकि क्लासेस थोड़ा ब्रेक हो करके चल रही है। कल अचानक से एक इंटरनेशनल सबमिट के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया था, तो बहुत सारे लोगों को टाइम आदि को लेकर के कंफ्यूजन है। तो मुझे लगता है कि 2-4 दिन तक जहां सेट होगी वहां पर जो है फिर लोग वापस आएंगे। सारे बच्चे लिंक्स वगैरह की डिमांड तो करते रहते हैं, लेकिन ये एक चीज जरूर है कि क्लासेस पेड होंगी और फीस पे करने के बाद ही 3 क्लासेस के बाद जो है डेमो अवेलेबल होगा। तो हालांकि तीसरी क्लास है, पहली क्लास में चूंकि औपचारिक चर्चाएं भी थी तो उसको मैं डेमो क्लास के रूप में काउंट नहीं कर रहा हूँ। आज ये दूसरी डेमो क्लास है, कल तीसरी होगी, उसके बाद जो है पेड के रूप में ही जो है ये अवेलेबल होगी। मैं इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि लंबे समय तक जो है फ्री क्लासेस मैंने ली हैं, पर ये भी मैंने महसूस किया है कि फ्री क्लासेस में बच्चे जो है ज़्यादा सीरियस अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो कहीं न कहीं प्रयास असफल होता हुआ दिख रहा था, इसलिए परंपरा शुरू की है। तो ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं ताकि बाद में भी जो लोग सुने उनके सामने क्लियरिटी रहे। आगे लिखिएगा। लियो स्टॉस के अनुसार या लियो स्टॉस ने के अनुसार नहीं, लियो स्टॉस के अनुसार, हाँ श्वेता नो डाउट क्लियर है। लियो स्टॉस के अनुसार मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा जो है भटक गया, काट करके लिखिएगा पूरा। लियो स्टॉस ने, ये के अनुसार वाला तो पॉइंट हो गया ना। लियो स्टॉस ने
उस प्रवृत्ति की ने उस प्रवृत्ति की भी कड़ी आलोचना की, उस प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना की, कड़ी आलोचना की, जिसमें राजनीति विज्ञान, जिसमें राजनीति विज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप लोग इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा कि राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन के मध्य कृत्रिम भेद स्थापित किया जाता है, के मध्य कृत्रिम भेद स्थापित किया जाता है। अब यहां पर ये समझने वाला है, लिख लीजिए कि मध्य कृत्रिम भेद स्थापित किया जाता है कि राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन में अंतर क्या है। विज्ञान इज का जवाब देता है और दर्शन ऑट बी का दर्श जो है जवाब देता है। ऑट बी क्या होना चाहिए, ये है का जवाब देता है और ये चाहिए का जवाब देता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति विज्ञान है का जवाब देता है, वह चाहिए का जवाब नहीं देता है। लियो स्टॉस चूंकि परंपरागत शैली को अपनाते हैं जहां पर कि दार्शनिक दृष्टिकोण लिया जाता है, तो ये कहते हैं कि दर्शन और विज्ञान अलग अलग नहीं है, बल्कि हर है का जवाब आप तभी दे सकते हैं, है को चाहिए के जरिए ही स्थापित किया जा सकता है। अगर आज भारत में, आप मेरी इस बात को ऐसे समझिएगा कि अगर आज भारत में सती प्रथा नहीं है तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत पहले कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हमको नहीं चाहिए। आज अगर एक पत्नी व्यवस्था समाज में है तो बहुत समय पहले कुछ लोगों ने यह स्थापित किया था कि एक पत्नी व्यवस्था होनी चाहिए। तो हर चाहिए ही आगे चल करके है में कन्वर्ट होता है। अगर चाहत ही खत्म हो जाएगी तो है भी खत्म हो जाएगा। है ना बात सही। लियो स्टॉस इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हर वर्तमान का जवाब भूतकाल के चाहिए से ही मिला है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं राजनीति विज्ञान को इस तरह से आपको पढ़ाऊं कि क्लास खत्म होने के बाद आपके मुंह में जो है रसगुल्ला दबाने भर का जितना स्वाद बना रहे। मैं अपनी अध्यापन शैली में हमेशा से इस बात का जो है समर्थक रहा हूं कि शिक्षण कला शुष्क नहीं होनी चाहिए, अनावश्यक लफाजी भी नहीं होनी चाहिए, बिना मतलब में नागिन नागिन डांस भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इस बात का भी जो है कठोर समर्थक हूं मैं इस बात का कठोर समर्थक हूं कि शिक्षण कला सामान्य जीवन से रोचक तरीके से जोड़ी जानी चाहिए। अगर आपकी शिक्षा सक्षम नहीं बना रही है तो फिर उस शिक्षा की कोई भी उपादेयता सिद्ध नहीं हो सकती है। ठीक बात है ना।
आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या लिखा, स्थापित किया गया। लियो स्टॉस के अनुसार आरंभ में लियो स्टॉस के अनुसार आरंभ में राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन एक दूसरे से अंतर संबंधित थे। इसमें सभी मानवीय घटनाओं का आगे लिखते जाइएगा, इसमें सभी मानवीय घटनाओं का समूचा अध्ययन किया जाता है। इसमें सभी मानवीय घटनाओं का समूचा अध्ययन किया जाता है। इनके अनुसार, लिख लिया, समूचा अध्ययन किया जाता है। आगे लिखिएगा, इनके अनुसार मानवीय घटनाओं के अध्ययन में, इनके अनुसार मानवीय घटनाओं के ये मेरे को प्रेजेंट करना है। ये बोर्ड नहीं दिख रहा था ना? अब ठीक है ना? इनके अनुसार मानवीय घटनाओं के अध्ययन में, मानवीय घटनाओं के, कभी कभी अगर बोर्ड वगैरह गायब हो जाए तो आप मुझे बोल दीजिएगा। मानवीय घटनाओं के अध्ययन में दर्शन एवं मानवीय घटनाओं के अध्ययन में दर्शन एवं विज्ञान के मध्य भेद करना अतार्किक है। मध्यभेद करना अतार्किक है। क्लियर है ये बात? इस पर अभी डिटेल में चर्चा कर ली हम लोगों ने। लिख लिया आप लोगों ने? लियो स्टॉस ने अपनी बात रखते हुए यहां तक कहा कि कोई भी राजनीति विज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको याद रखिएगा, कोई भी राजनीति विज्ञान गैर दार्शनिक नहीं हो सकता, और ना ही
कोई राजनीति दर्शन गैर वैज्ञानिक हो सकता है और ना ही कोई राजनीतिक दर्शन गैर वैज्ञानिक हो सकता है। क्लियर है? लियो स्टॉस आपकी समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से अब आ गए होंगे। ये पीछे जो बात कही गई है श्वेता, ये उसी बात को दोहरा रहे हैं कि कोई भी, ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान यानी कि राजनीति का कोई भी सिद्धांत जो है का जवाब दे रहा है वो चाहिए को स्पष्ट किए बगैर नहीं दे सकता। और कोई भी चाहिए ऐसा नहीं हो सकता जो कि है को सिद्ध न कर सके। आज ऐसा है, इसके आधार पर ही हम कह सकते हैं कि कल को हमको ऐसा चाहिए। है ना? तो राजनीति दर्शन और राजनीति विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक को खत्म करिएगा, दोनों खत्म हो जाएंगे। पैरा बदल करके जरा लिखिएगा। आज का अंतिम पैरा लिखा रहा हूं, इसके बाद क्लास को जो है वाइंड अप करूंगा, क्योंकि अभी छोटी छोटी शुरुआती क्लासेस हैं। दार्शनिक समर्थकों ने, लिखेगा, दार्शनिक समर्थकों ने, ये एग्जैक्टली श्वेता एक दूसरे के पूरक हैं। आगे लिखिएगा, दार्शनिक समर्थकों ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना की। दार्शनिक दृष्टिकोण ने, दार्शनिक समर्थकों ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना की, क्योंकि इनके अनुसार ऐतिहासिक दृष्टिकोण के लोगों ने, क्योंकि इनके अनुसार, अब ऐतिहासिक जो है वह इस पर ज्यादा जोर देते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दार्शनिक समर्थकों ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना की, क्योंकि इनके अनुसार ऐतिहासिक दृष्टिकोण के लोगों ने राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिक प्रवृत्ति को, राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिक प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया। कि प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया। दूसरी ओर इन्होंने वैज्ञानिक और अनुभवात्मक दृष्टिकोणों की भी आलोचना की। दृष्टिकोणों की भी आलोचना की
जो कि राजनीति दर्शन के मूलतः विरुद्ध, राजनीतिक दर्शन के मूलतः विरुद्ध स्थापित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो कल जब हम लोग, कल फिर 8:30 बजे हम लोग मिलेंगे, और कल 8:30 बजे की क्लास में हम लोग फिर से कहां से शुरू करेंगे? ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ। सर आशा है कि आज जब आप लोग लिख करके नोट्स बना करके पढ़ रहे थे तो आप लोगों को ज्यादा गंभीर प्रयास नजर आया होगा, और पॉलिटिकल थ्योरीज में धीरे धीरे उतरने का आप लोगों को आनंद भी आया होगा। क्या मैं ऐसा मान करके चलूं? क्या आप लोगों को ऐसा महसूस हुआ होगा? और धीरे धीरे जब एक विज्ञान दूसरे विज्ञान से टकराता है तो उसका मजा ही कुछ और आता है। तो अब एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत से टकराएंगे और फिर एक दूसरे की आलोचना प्रतिलोचना होनी शुरू होगी, तो मजा आएगा। तो कल हम लोग इस परंपरा को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। शुक्रिया दोस्तों।